तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम देख रहे थे जे एंड के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिसेंटली जो सिलेबस जे एंड के एसएसबी ने जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने जो अपलोड किया है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स में अलग अलग टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के। तो गाइज ये 30 मार्क्स का कंपोनेंट है, इसी के अंडर अलग अलग टॉपिक्स हैं और उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। क्या लिखा है? जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते। गाइज बहुत खूबसूरत और समझने वाली चीज है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। गाइस बहुत सारे, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या एग्जाम के अलावा भी आपकी लाइफ में कोई अगर बड़ा इवेंट होता है, आप उसमें सक्सेस पाते हैं, तो हमेशा आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपकी सक्सेस को देख के जलेंगे, जेलसी फील करेंगे। और यही बहुत खूबसूरत इन लाइनों में कहा गया है कि जिंदगी की रेस में आपको जो लोग दौड़ कर नहीं हरा पाते। गाइस जब भी आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या लाइफ में आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, तो आपको इन लोगों से अवेयर जरूर होना है जिनको आपकी सक्सेस से डर लग रहा है और जो आपको तोड़ना चाहते हैं, यानी आपके सक्सेस के रास्ते में एक प्रकार का रोड़ा बनना चाहते हैं। तो गाइस बहुत खूबसूरत लिखा है कि जो लोग आपके साथ कंपीट नहीं कर पाते, वो लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे, आपको कंपटीशन की राह से, आपको प्रिपरेशन की राह से भटकाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप अकेले में करिए। आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जितनी भी वीडियोस हैं एग्जाम से रिलेवेंस रखने वाली, आप उनसे कंसल्ट करिए। और मैं ये आपको श्योरिटी देता हूं कि ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपको ऑलमोस्ट कुछ ही समय के अंदर हर एक वीडियो, हर एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा। गाइस जरूरी नहीं है, मैं आपको ये भी सजेशन यहां पर दूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप ऑलमाइटी गाइडेंस के साथ ही चिपके रहिए। आपको क्या करना है, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको यूट्यूब पर सर्च करना है और जो अच्छे टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा फ्रंट में आ जाएंगे। आप एक या दो वीडियो या तीन वीडियो, या जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता गाइज, आप इस प्रकार की वीडियोस को देखिए। आप इस प्रकार के आदमी से बचिए, इस प्रकार के इंसान से बचिए जो आपके साथ मुंह पर तो मीठा है लेकिन बीच में आपके साथ कड़क रखता है, आपको आपकी प्रिपरेशन के रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज इस प्रकार के आइडियाज अगर हमारी लाइफ में लगातार इन्फ्यूज होते रहेंगे, तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा हमारी लाइफ बिल्कुल एक निडर, बिना किसी डर के आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो गाइज बहुत खूबसूरत आज का डिस्कशन रहने वाला है। देखिए ये है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट सेकंड, यानी इससे पहले पार्ट वन हो चुका हुआ है। तो गाइज अगर आप अच्छे ढंग से फंडामेंटल राइट्स को तैयार करना चाहते हैं, तो गाइज यहाँ पर मैं एक एडिशन यहाँ पर आपको और भी बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर पॉलिटी के 5% सिलेबस भी है किसी एग्जाम में, आपको एक या दो क्वेश्चन मिनिमम आपको फंडामेंटल राइट्स से देखने को मिलेंगे ही। और गाइज ये बात रही सिर्फ जम्मू और कश्मीर की ही नहीं है, अगर आप अंडमान और निकोबार, आप डाउन साउथ तमिलनाडु या आप भारत के किसी भी कोने से हैं, तो गाइस फंडामेंटल राइट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो गाइस क्या है सिलेबस, मैं आपको थोड़ी सी झलक उसकी भी दे दूं कि ये रिवाइज्ड नोटिस था सिलेबस में। इसमें इस प्रकार के 6 कंपोनेंट्स थे और 6 कंपोनेंट में ये जो पहले वाला कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स है, इसी को हम देख रहे हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के सब टॉपिक्स हैं। तो गाइज जैसे ये पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, बहुत सारे लोग इस मेरी वीडियो को देख चुके हैं, बहुत खूबसूरत ये वीडियो है गाइज, आप भी इसे देखिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये भी ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो गाइज इसके अलावा भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस या फिर हिस्ट्री ऑफ जे एंड के, तो गाइज काफी सारी जो आपको वीडियोस हैं या कंपोनेंट के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और जो रहते हैं वो बहुत जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। तो गाइज इस वीडियो में
हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो गाइस क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, मैंने पिछले पार्ट 1 में आपको बता दिया, ये भी बता दिया कि कितने टोटल फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो एक मोटे मोटे तौर पर आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आर्टिकल 31 के अंडर जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, और अब टोटल जो है 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। और कौन से हैं 6, मैंने आपको डिटेल में उनके जो आगे सब फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी बताया हुआ है। तो गाइस यहां पर हम शुरुआत करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट टू द फॉरेनर्स, कि कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल है। आप जो वो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे यहां पर मैंने आपको पांचों के नाम बताए हुए हैं, आपको मोटे मोटे तौर पर ये याद रखना है 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 और 30। तो गाइज ये 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को हैं। यानी अगर इनमें से किसी की भी वायलेशन होती है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और इन पांचों आर्टिकल्स में से किसी भी राइट की आपकी वायलेशन हो रही है, तो आप जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं पहुंच सकते। गाइस डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको ये वाला आर्टिकल जो 15 है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आर्टिकल 14 क्या होता है और आर्टिकल 15 क्या होता है दोनों आर्टिकल्स क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। गाइस किसी भी एग्जाम में मैं तो ये कहूंगा कि यूपीएससी तक के एग्जाम में अगर आप इस प्रकार की क्वालिटेटिव नॉलेज की वीडियोस देख रहे हो, तो यूपीएससी के एग्जाम में भी यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो गाइज ये आर्टिकल 15 जो है ये इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, और 16, 19, 29 और 30 ये आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल्ड कंसेप्ट जो है इनको देखने के मिलेंगे। तो गाइज क्या है कि आर्टिकल जो 15 है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल है। कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते भारतीय के साथ, उसके धर्म को देख के, उसकी रेस को देख के, उसकी जात को देख के, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप ये नहीं कह सकते कि वो जम्मू और कश्मीर का है और इसको फंडामेंटल राइट्स मुंबई में नहीं मिलेंगे। तो गाइस इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 15, और इस प्रकार का प्रोविजन, इस प्रकार का राइट सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को है, ना कि फॉरेनर्स को। यानी अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है तो उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग अगर किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है, तो वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या किसी भी भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें नहीं अप्रोच कर सकता। उसके बाद क्या रहा है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में अगर कोई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपकी वायलेट करता है और आप इंडियन हैं, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं। यानी ये आर्टिकल 16 सिर्फ इंडियंस को है, ये फॉरेनर्स को नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो गाइज ये सारी प्रोविजंस जो हैं आपकी 6 फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 में, डिटेल में इनको सबको देखेंगे गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कुछ प्रोविजंस जो हैं इमरजेंसी जब लगती है तो ये ऑटोमेटिकली या फिर इनके सस्पेंशन के लिए एक प्रकार की नोटिफिकेशन निकलती है। तो गाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 जो फंडामेंटल राइट्स यानी 6 फ्रीडम्स हैं आपके पास, तो ये सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है, ना कि फॉरेनर्स को। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 29 कह रहा है कि ये भी सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है, कि ये फॉरेनर्स को नहीं है। यानी अगर कोई भी भारत की माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में कोई कम्युनिटी है, तो उसकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर उसको प्रोटेक्ट करना, अगर उसके कल्चर के साथ, स्क्रिप्ट या लैंग्वेज के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी हो रही है, तो इस प्रकार की माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकती है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट जो है वो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है।
तो गाइज नेक्स्ट कह रहा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो गाइज आर्टिकल 30 जो है ये भी सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पांचों आर्टिकल्स। तो ये तो आर्टिकल 15 तो इसी वीडियो में आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये नेक्स्ट वाले जो आर्टिकल्स हैं इनको क्लियर करने के लिए आपको नेक्स्ट जो वीडियोस कुछ ही दिनों के अंदर अपलोड होंगे गाइज उनको देखना है। तो गाइज डिटेल में देखते हैं हम आर्टिकल 15 को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं जिनमें 7 थे, और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो है वो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में उसने डिलीट कर दिया था। तो अब टोटल जो है वो आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो गाइज ये जो राइट टू इक्वलिटी है फर्स्ट वाला फंडामेंटल राइट, जिसमें टोटल 5 आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें जो फर्स्ट वाले 2 आर्टिकल्स हैं 14, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद सेकंड जो है नंबर 15 वाला प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो गाइज ये दोनों मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल 14 से, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो गाइज क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल आर्टिकल क्या है। तो देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, इट सेज द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो गाइस क्या होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्या होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आपके कंसेप्ट ये सारे क्लिस्टर क्लियर होने वाले हैं कुछ इन्हीं स्लाइड्स में या नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की एक प्रकार का कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा, सब के लिए इक्वल लॉज हैं, यानी लॉ के आगे सबकी इक्वलिटी है। ऐसा नहीं होगा कि गरीब को अधिक पनिशमेंट मिलेगी और जो पैसे वाले हैं, रिच लोग हैं, उनको कम मिलेगी। तो गाइस इस प्रकार की हर एक लॉ के आगे जो है इक्वल रहेगा हर कोई, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस प्रकार का प्रोविजन जो है आर्टिकल 14 में है। उसके बाद क्या लिखा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, कि लॉज जितने भी हैं उनकी इक्वल प्रोटेक्शन। क्या होती है इक्वल प्रोटेक्शन, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स। तो गाइस यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 14 जो है ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स हर एक को इक्वली ट्रीट करेगा। यानी आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल हैं और जो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तो ये जो आर्टिकल 14 वाला है ये बोथ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर्स दे गेट एंजॉयड बाय दिस आर्टिकल। मोर ओवर द वर्ड पर्सन। अब गाइस क्या लिखा है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो पर्सन किसके लिए है, लीगल पर्सन भी कोई हो सकता है, जैसे स्टैट्यूटरी, अगर कोई कानूनी तौर पर कॉर्पोरेशंस बनी हुई हैं, कंपनीज बनी हुई हैं, या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, या और कोई भी ऐसा पर्सन जो लीगली अप्रूव्ड हो। तो गाइस इनके अगर फंडामेंटल राइट्स, तो इनको ये सारा अवेलेबल होगा। क्या अवेलेबल होगा कि किसी भी प्रकार का जब कानून बना है वो कानून सबके लिए एक जैसा है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक प्रकार की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन व्हाइल द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से ली गई है, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो गाइस क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक प्रकार का आइडिया ये कनोट करता है, क्या करता है, द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो गाइस देखिए एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया है और दूसरी तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों एक ही क्राइम करते हैं, सेम क्राइम करते हैं। तो अगर इसमें क्या होगा कि दोनों को जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के या जो भी लॉज हैं, अगर एक के लिए 6 महीने की सजा है तो चाहे वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो एक आम नागरिक है, दोनों के लिए वो सजा सेम रहेगी। तो गाइस इससे क्या होता है कि ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, इसमें क्या मिलता है हमें देखने को कि किसी भी प्रकार की स्पेशल प्रिविलेजेस
या किसी भी प्रकार के पर्सन के फेवर में आपको स्पेशली कुछ भी चीज नहीं देनी है, यानी वो टोटली एब्सेंट आपको देखने को मिलेगी। सेकंड क्या कह रहा है, द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। क्या कह रहा है कि जो लॉ बना हुआ है हर एक आदमी के लिए इक्वल सब्जेक्शन होगी, यानी उस लॉ के रिगार्डिंग अगर किसी को 10,000 का फाइन है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, तो क्या होगा कि सबको वो 10,000 फाइन ही पे करना है अगर वो उस टाइप का क्राइम करते हैं। तो गाइस इससे क्या होगा कि इससे किसी भी प्रकार का भेदभाव, कलर का, रेस का, कास्ट का, सेक्स का, प्लेस ऑफ बर्थ का जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी एक लॉ बना हुआ है उसके प्रोविजंस सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया और फॉरेनर्स पर जो है वो इक्वली अप्लाई होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो पर्सन वेदर रिच आर पुअर, हाई आर लो, ऑफिशियल आर नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक लॉ बना हुआ है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या मैं आपको कुछ ऐसे भी नेक्स्ट पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें इस यहां पर आपको मैं बता रहा हूं कि हर एक जो है इक्वल बिफोर लॉ होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी सर्कमस्टांसेस होंगी जहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगी, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगी। तो क्या कह रही है, सी में कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो नहीं है, वो लॉ से ऊपर नहीं है, वो कानून से ऊपर नहीं है। अल्टीमेटली क्या है कि सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या जो भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉज बनाती है। गाइस सेकंड कंसेप्ट क्या कह रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसके अंडर ऑन द अदर हैंड इट कनोट्स द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो गाइस इक्वल सर्कमस्टांसेस यानी कोई गरीब है, मानिए कोई क्राइम है, यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों कंसेप्ट समझने वाले। पहले वाला जो है ये आपको एक प्रकार का नेगेटिव कंसेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मानिए एक क्राइम है, एक के पास 1,00,000 रुपया है, दूसरे के पास 1,00,000 करोड़ रुपया है, फाइन है 10,000 का। इसके लिए जिसके पास 1,00,000 रुपया है इसके लिए तो 10,000 काफी ज्यादा अमाउंट होगा, लेकिन जिसके पास 1,00,000 करोड़ है उसके लिए तो ये 10,000 कुछ भी नहीं है। तो एक प्रकार का ये नेगेटिव कंसेप्ट है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या कह रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में इस किस प्रकार का आइडिया आपको देखने को मिलेगा, द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, कि अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं, दोनों अमीर लोग हैं, दोनों अगर एक प्रकार का क्राइम कर रहे हैं तो दोनों पर सिमिलर फाइन होगा, बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड द लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड एंड द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि जो सिमिलर्स हैं, लाइक्स जो हैं वो लाइक ट्रीट किए जाने चाहिए और जो अलाइक हैं उनको अलाइक ट्रीट करना है। मैंने आपको यहां पर बता दिया कि उसकी मानिए यहां पर एक लॉ बना हुआ है और लॉ क्या कर रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंडर उसे अगर देखा जाए तो वो एक प्रकार का फाइन सेट कर देगा, वही दोनों को देना होगा। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का क्या मतलब है कि अगर वो फाइन उसकी वेल्थ को, उसके उसमें समर्थ्य कितनी है उसको देखकर देना होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। Thus the farmer is a negative concept while the latter is a positive concept। तो गाइस कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो आपको नेगेटिव कंसेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन लो है, कौन हाई है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में ये उसकी वेल्थ या उसके टोटल क्षमता कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसी को देखकर, यानी अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूं कि एक के पास मानिए 100 रुपीज है और दूसरे के पास 1,00,000 रुपीज है, तो 100 रुपीज में अगर किसी को पास 50 रुपीज का यहां पर फाइन लगता है, तो इन दोनों को इक्वली ट्रीट करने के लिए इनके आधे पैसे, यानी जिसके पास 100 है उससे 50 रुपीज फाइन होना चाहिए और जिसके पास 1,00,000 रुपया है उससे 50,000 का फाइन होना चाहिए। और इस प्रकार के आइडिया को इनहेल कर रहा है, इस प्रकार के आइडिया को ये कंक्लूड कर रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का प्रिंसिपल। तो क्या कह रहा है, दस द फार्मर इज अ फार्मर यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट while the equal protection of laws is a positive concept. However, both of them
एम एट एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। तो गाइस कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर एक प्रकार की इक्वलिटी, चाहे वो लीगल स्टेटस के रिगार्डिंग हो, चाहे अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग हो, चाहे जस्टिस के रिगार्डिंग हो, तो गाइस इस प्रकार की इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए ही ये हमारे पास आर्टिकल 14 यहाँ पर है। लेकिन गाइस इसमें क्या है, इसमें रूल ऑफ लॉ का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रपोंडेड बाय एवी डाइसे द ब्रिटिश जूरिस्ट। तो गाइस ब्रिटेन के एक बहुत मशहूर जो है कानून को जानने वाले एक जानकार थे, तो उनके रिगार्डिंग क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है इसका ये मतलब होता है कि रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि एक रूल लॉ बना हुआ है, अब छोटा या बड़ा नहीं देखा जाएगा, उसी लॉ का रूल चलेगा। His concept has the following three elements or aspects। तो इसके कंसेप्ट में रूल ऑफ लॉ, तो गाइस ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ का किसने कंसेप्ट दिया है, ये दिया है एवी डाइसी ने। इसमें क्या है, absence of arbitrary power, that is no man can be punished except for a breach of law। तो गाइस arbitrary power वो होती है कि आप जैसे मानिए कोई सरकार है, तो वह जानबूझकर, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को उठाकर जेल में बंद कर देगी और बोलेगी कि तूने मुझे वोट नहीं किया और मैं तुझे ये जो 7 साल की कानून के अंदर सजा है इसको मैं तुझे 30 साल कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि उसके फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी, वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और वो सुप्रीम कोर्ट में इसके फंडामेंटल राइट की फिर से बहाली होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ से ये होगा कि कोई भी स्टेट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी आर्बिट्रेरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी उसको वही सजा मिलेगी, वही पनिशमेंट मिलेगी, वही उसको सब देखना पड़ेगा जो उस लॉ के अंडर लिखा हुआ है, और अगर उस लॉ को ब्रीच करने से क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे गाइस, उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और ये सारा कंसेप्ट आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ या रूल ऑफ लॉ में देखने को मिलेगा। सेकंड क्या कह रहे हैं एवी डाइसी जी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। तो गाइस ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ऐसा नहीं देखा जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ में कि ये गरीब है या अमीर है, हाई है या लो है, इस कास्ट से है या उस कास्ट से है, जम्मू कश्मीर से है या आंध्र प्रदेश से है, वो कहीं से भी है, अगर उसने क्राइम किया हुआ है तो उसको लॉ में जो प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग इक्वली ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या रहा है, The Supreme Court held that the rule of law as embodied in the Article 14 is a basic feature of the Constitution। तो गाइस केशव नंदा भारती केस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनमें। तो उनमें 1973 में 3 तक जो है एक प्रकार की रसाकसी चल रही थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कि कौन से लॉ को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है और कौन से को नहीं अमेंड कर सकती है। तो लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केशव नंदा भारती केस 1973 में ये कहा कि पार्लियामेंट हर एक प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, लेकिन ऐसे प्रोविजन को वो नहीं अमेंड कर सकती जो फॉर्म करते हैं बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स की है वो यहाँ पर अप्लाई होगी कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फंडामेंटल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उनको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है अमेंड नहीं कर सकती। और ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ या रूल ऑफ लॉ का एक प्रकार का प्रिंसिपल है, ये भी बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। Hence it cannot be destroyed even by an amendment। तो गाइस अमेंडमेंट के लिए आपको क्या ध्यान रखना कि ये आर्टिकल 368 इशू होता है या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गाइस मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में कहा कि अब ये इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कंसेप्ट हर जगह पर अप्लाई नहीं होगा, कुछ ऐसी भी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगी जहां पर ये जो प्रिंसिपल है ये लागू नहीं होगा। कौन कौन सी वो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर आप किसी बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन सिंपल नहीं, आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। तो क्या कह रहा है एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी की कैसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। तो क्या है, द रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये परमानेंट है, ये एब्सोल्यूट है या ये टेम्परेरी है। तो गाइज ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ये अमेंडेबल है।
इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है अमेंड कर सकती है, ये लीगली चैलेंज हो सकता है। एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस टू इट, दीज आर मेंशन्ड बिलो। तो सबसे पहले क्या है कि एक प्रकार की इम्यूनिटी मिली हुई है, ये आर्टिकल 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो हैं इन पर अप्लाई नहीं होता है। कब नहीं अप्लाई होता है? अगर ये नीचे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर ये फुलफिल करते हैं तो। सबसे पहले, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। तो गाइस, अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिस में है, अपने ऑफिस में ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है और उसमें अगर उसके द्वारा किसी भी प्रकार के इस प्रकार की इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का पालन नहीं किया जा रहा है, तो कोई भी अदर पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट में उसके इस एक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता। यानी ये एक प्रकार की इम्यूनिटी आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं उनको मिली हुई है। नेक्स्ट कह रहा, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफिस। तो गाइस, यहां पर क्या है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मानिए कि कोई पर्सन के ऊपर चार्जेस जो है वो आज, मानिए कि आज जो डेट है, आज की डेट में वो किसी स्टेट का गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है, तो उसका जो ये टाइम ड्यूरेशन होगा, इस दौरान उसने पीछे कौन कौन से क्राइम किए हुए हैं, उनके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यहीं तक रुक जाएंगी, ये आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। इस प्रकार की इम्यूनिटी भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको मिली हुई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो गाइस, यहां पर क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफिस में है या गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपने ऑफिस में है, तो किसी भी प्रकार की अरेस्ट या इंप्रिजनमेंट के ऑर्डर जो हैं वो इशू नहीं कर सकता कोई भी कोर्ट। कब तक नहीं? जब तक कि वो अपनी ऑफिस में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है। यानी यहां पर आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो प्रिंसिपल है, ये यहां पर वायलेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद ही इस प्रकार के जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नर्स, गाइस मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि क्या होता है कि अगर देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इस प्रकार का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाएगा, तो पूरे वर्ल्ड में उस कंट्री की रेपुटेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगी। क्या होगा, अलग अलग एमएनसीज जो हैं, एफडीआई नहीं आएगी, एमएनसीज नहीं आएंगी। एक प्रकार का कंट्री का सबसे अगर बड़ा व्यक्ति जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, तो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई ना हो। हालांकि जब ये ऑफिस खाली करेगा, ये सारी जो इम्यूनिटीज हैं इसकी खत्म हो जाएंगी और फिर जो भी लीगल एक्शन होगा तो ये लिया जाएगा। तो भाई इसमें क्या है कि ये अपने काम को इंडिपेंडेंटली जो है, बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ऑफिस की जो ड्यूटीज हैं उनको वेल परफॉर्म कर सकें। इसी प्रकार के लिए, इसी कारण इनको इस प्रकार की इम्यूनिटीज दी गई हैं। तो गाइस इसके बाद भी एक और प्रोसीडिंग है, क्या है, नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस in any court in respect of act done by him in his personal capacity, whether before or after as he entered upon his office until the expiration of 2 months after notice has been delivered to him। तो गाइस क्या है कि मानिए कोई अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है कोई पर्सन, या किसी गवर्नर स्टेट का गवर्नर बन जाता है, तो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में अगर उसने कोई भी काम किया है तो उसके खिलाफ सिविल केस या सिविल प्रोसीडिंग्स तब तक नहीं चल सकती कि जब तक 2 महीने का नोटिस उसको प्रोवाइड करना है पहले, और जब 2 महीने हो जाएंगे उसके बाद ही इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो प्रोसीड कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, no person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper or by radio or television of a substantially true report of any proceedings of either house of parliament or either house of the legislature of a state। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आर्टिकल 361A क्या कह रहा है कि मानिए किसी पर्सन के खिलाफ कोई एक क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ था, लेकिन उसके क्रिमिनल चार्ज को कंडेम करने के लिए वो उसने नहीं किया है, और इस प्रकार का एविडेंस अगर कोई न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, रेडियो पर अनाउंस होता है, या टेलीविजन में देखने को मिलता है, या उसके इस प्रकार के एविडेंसेस किसी भी हाउस में, वो चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे उस स्टेट के लेजिस्लेचर का हो, अगर वो वहां पर पड़ा हुआ है, तो
तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो कंसेप्ट है, ये प्रिंसिपल है, ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मानिए मैं अब यहां पर आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, मानिए एक जगह से एक करोड़ की चोरी होती है, तो वहां पर 3 लोग जाते हैं। तो मानिए 2 लोगों ने वो काम किया हुआ और तीसरा जो आदमी उनके साथ अभी तक था, उसके बारे में ये भी पता चलता है कि वो किसी तीसरी जगह पर था और सीसीटीवी कवरेज उसने की हुई है, यानी यहां पर वो सीसीटीवी में देखा गया है। तो गाइस क्या होगा कि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कंसेप्ट यहां पर नहीं लगेगा, यानी जो 2 लोग हैं जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि इन्होंने ये काम नहीं किया हुआ है, उनके खिलाफ कानून काम करता रहेगा, और ये जो तीसरा आदमी है इसके खिलाफ ये इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं लगेगा, यानी उन एविडेंसेस को देखने के बाद ही लॉ जो है वो प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग said or any vote given by him in parliament or any committee thereof। तो गाइस क्या है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर ऑफ असेंबली है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, तो उसने सदन के अंदर, हाउस के अंदर क्या कहा और क्या किसको वोट किया, इस प्रकार की जो उसके एक्शंस को हैं वो लीगली चैलेंज नहीं कर सकता इस आर्टिकल 14 के अंदर। तो गाइस ये जो सारी इम्यूनिटीज हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया पिछले थर्ड वाले पॉइंट में क्या था कि उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यहां पर क्या कहा है, नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शेल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सैड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर और एनी कमेटी देयरऑफ। तो गाइस आर्टिकल 194 क्या कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट का अगर किसी प्रकार का कोई वोट करता है, या जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी हाउस के अंदर, जो भी एक्शंस होंगे, उसमें ये आर्टिकल जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद द फॉरेन सॉवरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, कि अगर कोई भी भारत में फॉरेनर का कोई एम्बेसडर आता है, डिप्लोमेट आता है, कोई रूलर आता है, प्रेसिडेंट आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है किसी कंट्री का, तो उसके ऊपर भी ये आर्टिकल 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, की किसी भी प्रकार की सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर्टिकल 14 के तहत इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो प्रिंसिपल है, ये आर्टिकल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो यूएनओ के मेंबर्स हैं या उनकी जो अलग अलग एजेंसीज हैं या उसके मेंबर हैं। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था, इसीलिए मैंने डिटेल में यहां डिस्कस किया। देखिए आर्टिकल 19 के बाद बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स होंगे, 4-5 आर्टिकल्स एक वीडियो में होंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहीं से आपके क्वेश्चन कवर होंगे। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 15। तो क्या है आर्टिकल 15 में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो गाइस बहुत खूबसूरत लिखा हुआ, क्या लिखा है, आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट, गाइस ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल के ओरिजिनल वर्ड्स हैं, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ। तो गाइस ये एनी सिटीजन ऑफ इंडिया की यहां पर बात की जा रही है, यानी मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और जो 30 आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल हैं। तो क्या कह रहा है कि स्टेट क्या होती है, आर्टिकल 12 में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन। यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ओनली, यानी ये जो आपके पास 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं, आप इन पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई और ग्राउंड है तो वहां पर आप डिस्क्रिमिनेट जो है किसी भी पर्सन को कर सकते हैं। तो क्या 5 ग्राउंड्स हैं ये, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द टू क्रूशियल वर्ड्स इन दिस प्रोविजन आर डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली, कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव, एंड ओनली, ओनली किसके लिए लगा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्या ये है, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, कि मानिए आपके पास 2 पर्सन्स खड़े हैं और आप एक की रेस देकर, एक के आप प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहते हैं कि आप जम्मू और कश्मीर से हैं, मैं आपको ये नहीं दूंगा, आप तमिलनाडु से हैं, आपको ये चीज मिल जाएगी। तो गाइस इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है आप नहीं कर सकते विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 के अंडर आप इसको वायलेट कर रहे हैं।
क्या कह रहा है, द यूज ऑफ द वर्ड ओनली connotes दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड। अगर आप इसके अलावा कलर के मानिए कि कोई ब्लैक है या कोई व्हाइट है या किसी का और भी कलर है, तो उसके रिगार्डिंग अगर उसको ग्राउंड मानकर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यानी वहां पर आप आर्टिकल 15 को वायलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पांचों ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करते हैं तो आप इस आर्टिकल को वायलेट कर रहे हैं। द सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 सेज दैट नो सिटीजन शैल बी subjected to any disability, liability, restriction or condition on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth with regard to, कि आप किसी भी सिटीजन को इन ग्राउंड्स के ऊपर रोक नहीं सकते। किसके लिए रोक नहीं सकते? एक्सेस टू शॉप्स, कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ब्राह्मण से हैं तो ही इस शॉप पे आएंगे, आप शूद्रा से इस शॉप में नहीं आ सकते। तो गाइस ये आपका कास्ट को लेके या फिर रिलीजन, आप ये नहीं कह सकते कि आप मुस्लिम्स हैं तो इस शॉप पे आएंगे, आप हिंदू हैं इसमें नहीं आएंगे। तो गाइस इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अगर आप करते हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहे हैं। पब्लिक रेस्टोरेंट्स में आप किसी भी प्रकार का इन ग्राउंड्स के ऊपर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। होटल्स हो गए, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स आर डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो गाइस ये बी वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रकार का भेदभाव कहां नहीं कर सकते? अगर वो कोई वेल है, कुआं है या फिर टैंक, बाथिंग गार्ड्स, तो इनमें आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कोई ऐसा पब्लिक प्लेस बनाया हुआ है, चाहे उसे उसमें थोड़ा सा शेयर है स्टेट का या पूरा शेयर है, तो अगर शेयर है या नहीं भी है उसका शेयर, कोई ऐसी चीज बनाई गई है जो पब्लिक के लिए डेडिकेटेड है, तो उसमें इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 15 कह रहा है। गाइस ओनली और डिस्क्रिमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको ये सारे प्रोविजंस माइंड में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं प्रोविजंस में से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्या कह रहा है, देर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि लगभग हर एक फंडामेंटल राइट में आपको जो है एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी। तो ये आर्टिकल 15 भी वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस होंगी। तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगी वो यहां पर देखते हैं हम। देर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं। आपके पास 4 सर्कमस्टांसेस हैं, और वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? जब इस प्रकार का प्रोविजन बनाना हो कि अपलिफ्टमेंट करनी है वुमेन की और चिल्ड्रन में, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज और प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो गाइस जैसे आप देखते हैं कि वुमेन का जो स्टेटस है पर्टिकुलरली इंडिया में वो इतना अच्छा नहीं रहा है। हालांकि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन अभी भी उस स्केल पर नहीं पहुंची है जो डेवलप्ड नेशंस में है। तो इस प्रकार की इंप्रूवमेंट के लिए, वुमेन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, या फिर चिल्ड्रन की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, चिल्ड्रन की हेल्थ यानी ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए वुमेन और चिल्ड्रन की स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी बना सकती है। उसके लिए अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो भी ये आर्टिकल 15 जो है यहां पर अप्लाई होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, यानी एक प्रकार की इम्यूनिटी यहां पर मिली हुई है इस प्रोविजन को। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स or for the scheduled castes and scheduled tribes, for example reservation of seats or fee concessions in public educational institutions। तो guys जैसे आप देखते होंगे कि आज की डेट में भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं, बहुत सारी कास्ट इंडिया में ऐसी हैं जो आज भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो इस प्रकार की इक्वलिटी पूरे भारत में लाने के लिए क्या करना है कि अगर स्टेट के पास ये परमिशन है, अगर वो विलिंगली ऐसे प्रोविजंस बनाती है जो इस प्रकार की माइनॉरिटी या फिर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं इनको अपलिफ्टमेंट करने के कोई प्रोविजन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाती है, तो अगर उसमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज 5 ग्राउंड्स अगर होता भी है, इसकी वायलेशन होती भी है, तो ये आर्टिकल 15 की वायलेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ 4 एक्सेप्शंस यहां पर प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और the scheduled tribes regarding their admission to educational institutions
including private educational institutions whether aided or unaided by the state except the minority educational institutions। तो गाइस इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एक प्रकार का। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मानिए एक इंस्टीट्यूट में क्लास 12th के लिए या क्लास 11th के लिए 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में क्या है कि एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें 70 कट ऑफ जाता है। तो 70 कट ऑफ सबके लिए है, लेकिन जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए एक प्रकार की रिजर्वेशन हो सकती है कि उनको 5% यहाँ पर 5 मार्क्स की छूट मिलेगी। तो गाइस इस प्रकार के प्रोविजंस एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे गवर्नमेंट के फुली गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं या उनमें कुछ गवर्नमेंट का शेयर है, तो इस प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनकी फुलफिलमेंट के लिए उनमें इस प्रकार की एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी एडमिशंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना सकती है और उसमें ये आर्टिकल 15 वायलेट नहीं होगा। गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, the state is empowered to make any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens। तो गाइस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103 आया है रिसेंटली, जिसमें 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को एक प्रकार के कोटा मिला है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 15 के तहत ही, कि स्टेट के पास ये पावर है कि अगर कोई भी सेक्शन इकोनॉमिकली वीकर है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है अलग अलग प्रोविजंस बना सकती है। उसमें आर्टिकल 15 और इसके अंडर जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनकी अगर वायलेशन होती भी है तो भी वो लीगली चैलेंजेबल नहीं होगा। Further, the state is allowed to make a provision for the reservation of up to 10% of seats for such sections in admission to educational institutes, including private educational institutions whether aided or unaided by the state except the minority educational institutions। तो गाइस यहाँ पर और एक ध्यान देने वाली बात है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें किसी भी प्रकार का दखलबाजी सरकार नहीं कर सकती। यानी उनमें किन बच्चों को एडमिशन मिलेगी ये वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही डिसाइड करेंगे, इसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं करेगी। लेकिन इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक प्रकार की रिजर्वेशन देने के लिए जो है वो स्टेट के पास अथॉरिटी है, और ये अथॉरिटी कौन दे रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है। दिस रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस। For this purpose, the economically weaker sections would be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage। तो गाइस यहाँ पर इस पैराग्राफ में बात की जा रही है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जिसके तहत जो है 10% रिजर्वेशन या 10% का कोटा जॉब्स में या अलग अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको मिल रहा है। किनको मिल रहा है? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज लिखी हुई है कि मानिए अगर कोई एससी या एसटी है, उसके पास मानिए कि अगर 22% की रिजर्वेशन ऑलरेडी है और वो इकोनॉमिकली वीकर भी है, तो उसकी 22 वो तो रहेगी, लेकिन ये 10% और उसको मिल जाएगी। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको आर्टिकल 14 और 15 में मिलेंगे। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज किसी भी प्रकार की सजेशन या क्वेरी अगर आपके पास है तो आपके पास बहुत सारे माध्यम है मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com। आप इस पर मेल कर सकते हैं। गाइज ये व्हाट्सएप नंबर है, इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। गाइज आपको क्या करना है कि हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है कि ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन करना है। इसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि हर एक वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके साथ साथ अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा काफी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं वो भी शेयर की जाती हैं। काफी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, आप लाइक इन्हें जरूर करें। गाइस फेसबुक पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाती है और आप यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप क्वालिटेटिव नॉलेज की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें, गाइस आपको क्या करना है कि ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक अलर्ट या मैसेज के रूप में आपके मोबाइल फोन या
पर्सनल कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर आपको अलर्ट के रूप में देखने को मिले। तो गाइज आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो और चैनल को शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ और भी जो लोग, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग जो हैं, आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक अच्छे ढंग से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकें। गाइज वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।